नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के इस सेशन में हम सामान्य जानकारी संविधान से मूल विधि अध्याय सॉल्व पेपर लेकर के आए हैं जो व्याख्या सहित है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिएगा, जैसे इसका अगला वीडियो जो है अपलोडेड होगा तो आप तक पहुँच सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सामान्य विज्ञान से प्रश्न देखेंगे, उसके बाद रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिर उसके बाद पर्यावरण, ऐसे करके मतलब जितने भी सिलेबस हैं यूपीएसआई में सारे सिलेबस का मतलब इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। मतलब आज का जो है क्लास 1 रहेगा, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके डेली एक सेट अपलोडेड होगा आपके। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से दोस्त जुड़ जाएगा कि इसका अगला वीडियो आप तक पहुँच सके दोस्त। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं। ये यहाँ पे प्रश्न यूपीएसआई 21/11/2021 को थर्ड शिफ्ट में जो है ये पूछा गया था। तो चांस है कि इस बार भी क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। एमीटर जो है यहाँ पे आपको है वो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे दोस्त बी हो जाएगा। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमीटर कहा जाता है। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका व्याख्या भी थोड़ा सा देख लीजिए कि एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त? एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसको उपयोग में परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर एक परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। क्या होता है? यह आमतौर पर एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा समान रहती है। क्या रहती है? धारा जो है समान रहती है तथा एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। क्या हो जाता है? एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है क्योंकि क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने पर रीडिंग बदल जाती है। क्या होती है? रीडिंग जो है वो बदल जाती है और इसका प्रतिरोध कम होने के कारण बहुत कम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा दोस्त। और इस क्लास का अगर आप लोग का PDF चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके क्लास का PDF ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्पन संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओसांक। क्या? ओसांक हो जाता है। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे उसको ओसांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसांक कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इसको थोड़ा सा व्याख्या भी थोड़ा सा देख ही लीजिए कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे ओसांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको दोस्त? उसे ओसांक कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ओसांक किसे कहते हैं। तो जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे ओसांक कहते हैं। जब आदर्श धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों को संघनित न होकर उस ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा देती है। क्या करती है? जमा देती है। उसे ओस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ओस कहते हैं। और ओस के बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। क्या? ओस को जमने के लिए ओसांक का जमाव जो है वो बिंदु से ऊपर हो। ये वायु की जो है
और शैक्षिक आदर्शता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर से जो है वो मापा जाता है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो पूछा है वो है कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का जो उपयोग किया जाता है। वर्षा को मापने के लिए दोस्त किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का झटका करने के लिए शीर्ष पर एक फलन के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। क्या यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त? फिर से थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। यहाँ पे पहले इसमें दो प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा का पानी समझिए, जिसमें वर्षा का पानी जो है झटका करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ जो है वो मापने वाला सिलेंडर होता है। यह प्रश्न यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त वो आपको यहाँ पे ए हो जाएगा, रेन जेन। क्या? रेन जेग हो जाएगा, जो आपके यहाँ पे पहला ऑप्शन में रेन जेग दिख रहा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, उसके बाद आपको फुल डिटेल पता चल जाएगा कि रेन जेग जो है वो क्या होता है, गेज जो है वो क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि वर्षा में यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि वर्षा के मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का जो है उपयोग किया जाता है, जिससे पैरानोमीटर एक प्रकार का एकिटोमीटर है। क्या है? पैरानोमीटर एक प्रकार का जो है एकिटोमीटर है, जिसका उपयोग एक तलीय सतह पर सौर विकिरण का मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? तलीय सतह पर जो है वो सौर विकिरण का मापने के लिए किया जाता है, जिसे एनोमीटर पृथ्वी तल पर वायु के वर्ग को मापता है। क्या करता है? वायु के वर्ग को भी मापता है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। एक प्रकाश वर्ष जो है वो क्या मापता है? तो आपको हम बता दें वो यहाँ पे आपको दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रकाश वर्ष जो है दोस्त वो क्या मापता है, तो आपको यहाँ पे दूरी को मापता है। क्या मापता है? दूरी को मापता है। इस बात को आप लोग याद कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि सारा क्वेश्चन जो अभी हम बता रहे हैं दोस्त कोई बकवास या फालतू क्वेश्चन नहीं है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ पे प्रश्न तो समझ ही गया है कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, तो यहाँ पे आपको दूरी को मापता है। किसका मापता है? दूरी को मापता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इसका थोड़ा सा व्याख्या भी समझ लीजिए। यहाँ पे इसका व्याख्या में क्या बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार जो है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। क्या करता है? एक वर्ष में ही पूरा कर लेता है। यह कई मुख्यतः लंबी दूरियों या दो तारों का गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। क्या की जाती है? प्रयोग की जाती है। इसकी अधिनियम इकाई पारसेक या एक प्रकाश वर्ष लगभग 0.3066 पैरसेक के बराबर होता है। क्या होता है? पैरसेक के जो है बराबर होता है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया था प्रश्न था वो है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। निम्नलिखित में से यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पदार्थ को जो है वो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट में निर्मित होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट में जो है वो निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है। क्या करता है? जल में है जो वह है जो नहीं घुलता है। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, दंत ब्लैक। क्या? दंत ब्लैक। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्याख्या भी आप लोग देख ही लीजिएगा कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दंत ब्लैक होता है। क्या होता है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो आपको यहाँ पे दंत ब्लैक होता है। यह दांतों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? दांत जो हमारा दांत होता है उसका ये सुरक्षा करता है। और एक
और एक कठिन अभ्यारण के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? कठिन अभ्यारण के रूप में जो है ये कार्य करता है। जो एडिनोसिन ट्राइफाइड ट्राइफॉस्फेट एटीपी विशिष्ट यौगिक है। क्या है? एटीपी एक विशिष्ट यौगिक है जो सभी सजीव कोशिका में ऊर्जा के वाहक एवं संग्राहक है। क्या है? ऊर्जा के वाहक एवं संग्राहक है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? यह एक कार्बनिक यौगिक है जो प्रतीक में इनकी संख्या जो है वो 10 लाख पे में भी अधिक है। कितना है? 10 लाख से भी अधिक है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका क्लास का पीडीएफ आपको हम दे देंगे पूरा व्याख्या के साथ, आप लोग बेहतरी वहाँ पे रीडिंग कर लीजिएगा दोस्त। यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न अब देखते हैं। निर्यात निर्यात तत्परता सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? निर्यात तत्परता सूचांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको हम बता दें, ये आपको यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा। निर्यात तत्परता सूचांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। इसका थोड़ा सा यहाँ पे आप व्याख्या देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये देखेंगे कि निर्यात तत्परता सूचांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। जैसे नीति आयोग प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक रिपोर्टर 2020 में गुजरात ने टॉप किया। क्या किया? गुजरात ने टॉप किया, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। क्या है? दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। अब यहाँ पे फुल व्याख्या आप यहाँ पे पीडीएफ में देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग जो है वो गतिविधि को कहा जाता है। द्रव में गैस में निलंबित जो छोटे कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग होता है, उसे गतिविधियों को कहा जाता है। तो आपको हम बता दें, उसको यहाँ पे आपको ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा, ब्राउनी गति। इसका थोड़ा सा यहाँ पे व्याख्या में आप देख लीजिए कि द्रव या गैस में निलंबन छोटे कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि होती है वो ब्राउनी गति कहते हैं। यह कण तरल के त्रिगामी कणों से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसमें वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर इसकी ब्राउनी गति कहा गया है, क्योंकि इस घटना को 1927 में पहली बार इन्होंने उल्लेख किया था। क्या किया था? 1927 में जो है इन्होंने पहली बार जो है उल्लेख किया था। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका फुल व्याख्या आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों की परिवर्तन होती है वो क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की जो बूंदों की परिवर्तित होती है वो क्या कहलाती है? तो वो आपको यहाँ पे संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जो आपको यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघनन कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए व्याख्या कि जब जल वाष्प पुनः पानी में बदल जाती है, जब जल वाष्प जो है पुनः पानी में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जो है वो संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। हवा में विभिन्न कारणों से जब ताप या ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ पे संघनन प्रक्रिया होती है। क्या होती है? वहाँ पे संघनन प्रक्रिया होती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि वाष्पीकरण में फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो यहाँ पे आपको बी हो जाए। क्या होता है? शीतलन होता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे आपको शीतलन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दोस्त दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या में देख लीजिएगा। वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है। क्या होता है? शीतलन होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इस प्रक्रिया में जो है ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तरल से गैस में परिवर्तित होने वाली अणुओं द्वारा ऊर्जा के अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया था? अवशोषित कर लिया जाता है और इसे मूल सतह पर शीतलन होती है। गर्मी के दिनों में पसीने के वाष्पीकरण में महसूस होने वाली ठंडक शीतलन का उदाहरण है। क्या है? शीतलन का उदाहरण है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के
ऊर्ध्व मापने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के ऊर्ध्व मापने की जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संवाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवाहन कहा जाता है, जो आपके यहाँ पे पहले ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्याख्या देख ली जाए। पृथ्वी के संपर्क में आयु वायु गर्म होकर दरारों के रूप में लंबत उठती है। क्या होती है? लंबत उठती है और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल में जो है कि तापमान का ये संचरण करती है। वायुमंडल के लंबत मापने की यह प्रक्रिया संवहन होता है। क्या होता है? यह प्रक्रिया जो है वो संवहन होता है। जबकि वायुमंडल की जो निचली परत होती है, जो वायुमंडल की निचली परत होती है वो भौमिक विकिरण से गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? भौमिक विकिरण से गर्म हो जाती है, तो उसकी वायु फैलती है। क्या होती है? उसकी जो वायु होती है वो फैल जाती है, जिससे उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। क्या होता है? उसका घनत्व कम हो जाता है और वह ऊपर उठती है। क्या होती है? और वह जो है ऊपर की ओर उठ जाती है, तो ऊपर की ठंडी हवा उसका स्थान लेने नीचे आती है। क्या होती है? उसका जो ऊपर का जो हवा होता है वो नीचे आती है उसका स्थान लेने। इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा यहाँ पे। तो ऐसे करके एक अति डेली हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक अति हम लोग देख लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद अगले वीडियो के साथ आपको लेकर के आएंगे आगे का प्रश्न। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। एक सेट आपको हम डेली अपलोड कराएंगे। यहाँ पे अभी और बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपको हम करवाएंगे अगले क्लास 2 में। और क्लास 2 जो आपको होगा यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान का ही क्लास 2 होगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। आपको यहाँ पे हम तक सामान्य ज्ञान से क्लास 2 आपको हम लेकर के आएंगे। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो में। और बारीकी बारीकी से जो है कि मतलब सारे सब्जेक्टों का हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर लेकर के आएंगे आपके लिए।